सभी को नमस्कार। आज की सोशियोलॉजी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां, द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सांस्कृतिक विविधता का अर्थ, मीनिंग ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। विविधता शब्द असमानता की तुलना में भिन्नता का भाव अधिक प्रकट करता है, यानी कि डिफरेंस, जो अलग अलग कल्चर्स का जो डिफरेंसेस होते हैं, इसको हम इसमें मुख्य रूप से ज़्यादा समझते हैं। कई लोग इसको स्ट्रैटिफिकेशन से यानी कि स्तरीकरण से लेते हैं, वैसा इसका अर्थ नहीं है। द सामाजिक समूह या समुदाय भाषा, धर्म, संप्रदाय, प्रजाति, जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। यह सभी विविध समुदाय एक वृहद सत्ता, जैसे कि एक राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। एक वृहद सत्ता का अर्थ यहाँ पर होता है एक मुख्य गवर्नमेंट, जिसके अंडर में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके अंतर्गत ये उसके अभिन्न अंग माने जाते हैं। जैसे कि भारत के अंदर भारतीय सत्ता एक वृहद रूप में कार्य करती है, और हमारे यहाँ पर जो विविधता है, वो विविधता जो है वो राष्ट्र की एक अभिन्न अंग के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। यह सभी विविध समुदाय एक वृहद सत्ता जैसे एक राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। समस्या या कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब इनके बीच में अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा या संघर्ष की स्थिति बन जाती है। तब यही विविधता जो है वो चुनौतियां बन करके सामने आता है। अगला बिंदु है हमारा भारत में सांस्कृतिक विविधता। तो भारत में सांस्कृतिक विविधता को अगर हम समझेंगे तो भारत में अनेकों प्रकार की विविधता विद्यमान है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, प्रथा, परंपरा, लोकगीत, लोक गाथा, विवाह प्रणाली, जीवन संस्कार, कला, संगीत तथा नृत्य में भी हमें अनेक रोचक व आकर्षक रूप देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक विविधता बनाम राष्ट्रीय एकता की चुनौतियां। तो जैसे कि मैंने अभी समझाया कि इसमें चुनौतियां कब आती हैं, तो इसको हमने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। कि एक होता है संप्रदायवाद, यानी कि अपने अपने संप्रदाय के लिए जब लोग निजी हित के कारण खड़े हो जाते हैं और अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ मानने शुरू कर देते हैं, तब ये स्थिति पैदा होती है। दूसरा आता है हमारा क्षेत्रवाद, यानी अपने अपने क्षेत्र के आधार पर भी भारत में देखा गया है कई बार क्षेत्र के आधार पर लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है, जैसा कि यूपी और बिहार के लोगों के साथ में महाराष्ट्र में किया गया था, ये उसका उदाहरण है। तीसरा भाषावाद, भाषा के आधार पर भी लोगों में मतभेद होते हैं, ठीक है, तो उसके कारण भी ये एक चुनौती के रूप में भारतीय लोकतंत्र के सामने या किसी भी देश की सत्ता के सामने एक चुनौती के रूप में आ जाता है। चौथा है जातिवाद। जातिवाद में अगर हम देखेंगे कि यही विविधता जब ऊंच नीच या भेदभाव का रूप ले लेती है, तो ये भी एक चुनौती के रूप में सामने आती है। सकारात्मक पहलू, इसका एक सकारात्मक पहलू भी है क्या कि यद्यपि सांस्कृतिक विविधता के गर्भ से उपजा संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद हमारे देश की एकता और अखंडता को एक कड़ी चुनौती अवश्य देता है, तो भी एक प्रजातांत्रिक देश होने के नाते भारत का भविष्य उसकी जनता के हाथों में है, जो कि अपनी मताधिकार के उचित प्रयोग करके अच्छे, सत्यनिष्ठ, ईमानदार और देश प्रेमी जनप्रतिनिधियों को चुनती है। मतलब अगर हमें ऐसा लगता है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं या जो प्रतिनिधि हैं जनता के, वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार के जो चुनौतियां हैं उनका सामना नहीं कर रहे हैं, तो जो भारत की जनता है वो अपने मत का अधिकार करके 5 साल के बाद में सरकार को पलट सकती है या पलट देती है, और वो लोकतंत्र को पुनः स्थापित कर देती है। ये इसका बहुत ही एक सकारात्मक पहलू है। सांस्कृतिक समुदाय तथा राष्ट्र राज्य। एक राष्ट्र एक ही राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत स्वेच्छा से रहने का प्रयत्न करने वालों का एक ऐसा सांस्कृतिक समुदाय है जो नैतिक भावनाओं के शक्तिशाली सूत्रों द्वारा अभद्र होता है। राष्ट्र बनता है लोगों की राष्ट्र बनाने की आम नैतिक भावना से। राष्ट्र समरूपता स्थापित करने की कोशिश करता है, जिसे विविधता चाहने वालों की ओर से हमेशा चुनौती मिलती रहती है। क्षेत्रीय संरचनाओं ने राष्ट्र राज्य की अवधारणा पर एक परिवर्तनकारी दबाव डाला है, यानी कि भारत के अंदर या किसी भी राष्ट्र के अंदर जो कानून बनाए जाएंगे, जो संविधान जो उसका लिए लिखा जाएगा, उसमें क्या होती है, समरूपता होती है, यानी कि सभी के लिए एक प्रकार के कानून बनाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, वो विविधता और समरूपता जो है वो आमने सामने आकर खड़े हो जाती हैं और स्थिति जो है वो चुनौतीपूर्ण हो जाती है। तो भी अनेक राष्ट्रों ने इसको अलग तरीके से सुलझाने का प्रयास किया है। समुदाय पहचान का महत्व। अपने अपने समुदाय से सभी जब लोग जुड़े होते हैं और उसको एग्रेसिवली उसको यूज़ करते हैं, एग्रेसिवली उसको आगे बढ़ाते हैं, तब कई प्रकार की चुनौतियां सामने आती हैं।
उसका अपना महत्व भी होता है, लेकिन उसके कारण राष्ट्र के एकता को कई बार धक्का भी लगता है। जैसे हम देखेंगे कि समुदाय की पहचान हमारी व्यक्तिगत पहचान बन जाती है, यानी हम अपनी पहचान को गौण कर देते हैं और अपने समुदाय की पहचान को मुख्य बना लेते हैं। समुदाय पहचान प्राय अनिवार्य संबंध भी बना लेती है। अनिवार्य संबंध का अर्थ होता है यहाँ पे कि जो कंपलसरी रिलेशन होता है वो हमारा फिक्स हो जाता है उसके साथ में ही, और हम उसे डिटैच नहीं होना चाहते और हम उसके संबंध को ही मुख्य संबंध मान लेते हैं। लोग अपनी समुदाय पहचान के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, यानी कि अगर हमको आउट ऑफ द वे जाकर के भी अगर कोई कार्य करना होता है तो हम समुदाय के लिए वो कार्य भी करना शुरू कर देते हैं, जो कि कई बार इल्लीगल या फिर असंवैधानिक कार्य हो जाता है। समुदाय झूठ, अन्याय और असमानता के लिए संघर्ष की स्वीकृति नहीं देता है। अगर कोई व्यक्ति किसी समुदाय से संबंधित है और उसी समुदाय से संबंधित किसी प्रकार का कोई अपराध हो जाता है तो अपने समुदाय विशेष को बचाने के लिए कई बार वो उस झूठ या अन्याय का साथ देता है, जिसके कारण वो स्थिति एक असंवैधानिक स्थिति या अन्याय की स्थिति बन जाती है। तो ये आज का हमारा मुख्य विषय है, इसको आप ध्यान से सभी देख लेंगे पूरे वीडियो को। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।